हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की। डेली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं मैं, उनमें से आज जो हम बात करेंगे वो है एमसीक्यू और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू। तो जो 18th सेंचुरी थी वो थी कि जिस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पे बच्चों क्या होता था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो आपकी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या होता था, फर्स्ट 2 एस्टेट्स वो क्लर्गी, नोबिलिटी, एंड थर्ड वो जिसमें पीसेंट्स और आर्टिजन्स होते थे। तो 3 एस्टेट्स में होता था, जिसमें थर्ड एस्टेट से सिर्फ टैक्स लिया जाता था और पहले दोनों एस्टेट्स जो होते हैं वो टैक्स नहीं देते थे। बाय बर्थ उनको ये प्रिविलेज मिलता था। वहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की लड़ाई स्टार्ट होती है कि भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, 2 आदमी से हम लोग टैक्स ले रहे हैं और तीसरा बिना टैक्स के रह रहा है, तो वो तीसरे को दिक्कत होगी। यहाँ तो ऑलरेडी 2 से नहीं ले रहे, सिर्फ 1 से ही ले रहे हैं, तो मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो एक आदमी से किया जा रहा है, तो उससे दिक्कत तो होनी ही थी। तो यहाँ इस एमसीक्यू का आंसर है 3 एस्टेट्स। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब बात है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है किंग इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे वहाँ राजा कौन था। तो ये राजा था वहाँ लुईस 16। लुईस 16 जो था एक ऐसा राजा था जो जब भी राजा बना था तो उसको एक एम्प्टी ट्रेजर मिला। भाई वहाँ उसको एक तो खजाना नहीं मिला कुछ भी। अब पैसा नहीं होगा तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाएगा तो टैक्स एक ही स्टेट देता है, उस पर और बर्डन पड़ेगा, तो वो क्या होगा, गुस्से में आएगा और वहाँ से सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव टिकती है। तो ये इसका आंसर आपका होगा लुईस 16। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। भाई क्लर्गी, नोबिलिटी, बोथ ए एंड बी हम बात करेंगे क्योंकि ये दोनों टैक्स नहीं पे करते थे, सिर्फ थर्ड एस्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बनता है दैट इज व्हेन डिड लुईस 16 कॉल एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब जो लुईस 16 था राजा था, उसको अगर टैक्स बढ़ाने हैं तो टैक्स बढ़ाने के लिए उसको असेंबली बुलाना पड़ेगा। असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल जो थी उसको बुलाना पड़ता था, वहाँ डिस्कस होता था, पास होता था कि भाई हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो उसमें उनकी जो है सहमति होनी जरूरी होती थी। हालांकि ये मीटिंग वो कभी भी बुला सकता था, वो उसके हाथ में था, बट मीटिंग होने के बाद ही वो टैक्सेस बढ़ा सकता था। और ये जो उसने जनरल एस्टेट्स को बुलाने का जो प्रपोजल किया था नए टैक्सेस के लिए लुईस 16 ने, ये किया था आपका 5 मई 1789 को बच्चों। दिस इज योर आंसर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है बच्चों। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू रिच। ये बोला था जीन पॉल मैरेट ने। ये जीन पॉल मैरेट ने कहा था कि भाई जो टास्क है रिप्रेजेंटिंग द पीपल वो रिच को दे दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन ओकर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो बच्चों हुआ था 1789 में। बहुत फेमस एक हिस्टोरिकल डेट है जो आपको याद रखनी है, आपका पूरा चैप्टर इसी डेट पे डिपेंडेड है। सेवेंथ क्वेश्चन में देखो हमारे पास, सेवेंथ क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ विच न्यू सोशल ग्रुप इन फ्रांस। तो पहले क्या होता था, पहले या तो बहुत अमीर हुआ करते थे या गरीब हुआ करते थे, बस यही 2 क्लास हुआ करती थी। बट अपने दम पे न्यू स्किल सीख के या फिर आप कह लो छोटे छोटे बिजनेस करके रिस्क लेके लोगों ने पैसा कमाया, स्किल सीखी, और जो गरीबी रेखा है, मतलब जो गरीब लोग थे उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के आए, गरीब नहीं रहे क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं रही, और इतने अमीर वो बन नहीं पाए कि वो जो है हायर क्लास में, रिच में पहुंच पाए। तो ये क्लास कहलाई मिडिल क्लास। तो ये हो गया आपका आंसर, मिडिल क्लास। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लोगों ने इकट्ठा होकर बनाया था। जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की थी राजा ने, तब उन्होंने अपने आप से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग।
नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने ये लिखा था। तो उनका मेन मोटिव था कि भाई यहाँ पे जो उनकी कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए। तो एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो राजा की जो पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स, उसको एक दायरे में रखा जाए, सो दैट कि जो सही है उसको सही बोला जाए, गलत को गलत बोला जाए, और मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी आए और राजा भी रहे। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट में लिख सकता है। यू आर फ्री टू राइट योर जो भी व्यूज़ हैं। 9th, which of the following was given power to make laws by Constitution of 1791? किसको पावर मिली 1791 में? तो वो था नेशनल असेंबली। जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि नेशनल असेंबली ने ही वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया था, फ्रेम किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आएगा कमेंट में लिख सकते हैं। 10th क्वेश्चन में हम देखें। 10th क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हेन डिड बेस्टाइल वॉज डिमोलिश्ड? तो बेस्टाइल जो थी वो कब डिमोलिश्ड हुई? दैट इज़ 14 जुलाई 1789। ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। क्या होता है कि मतलब लोग अपने डेली रूटीन में रहते हैं, बट वो देखते हैं कि जो फोर्सेस है, ट्रूप्स हैं, वो शहर में अंदर आ रहे हैं, और तो वहाँ पे ऐसे रूमर्स फैल जाते हैं कि वो सब लोगों को मारने आ रहे हैं। दैट्स वाई वो गुस्से में आते हैं और खुद की आर्मी बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई सब मिलके आर्मी बनाते हैं। तो उसके लिए उनको हथियार चाहिए होते हैं, तो वो चले जाते हैं वहाँ बेस्टाइल में, वहाँ से हथियार निकालते हैं और उसको पूरा डिमोलिश कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि डिस्पोटिक पावर्स ऑफ किंग जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता था, तो लोग उसको जो है तोड़ देते हैं। तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789 को। 11th में कह रहा है नेम द लीडर और लीडर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट इन फ्रांस। तो यहाँ मिराबियू एंड एबेसियस ये दोनों ही लीडर थे थर्ड एस्टेट के, जो फ्रांस में उनके लिए रेवोल्यूशन लीड कर रहे थे। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे दैट विल बी बोथ ए एंड बी, जिसमें मिराबियू एंड एबेसियस दोनों का नाम आएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आता है तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? व्हेन डिड फ्रेंच वीमेन मार्च टू वर्सेलीज एंड ब्रोड द किंग लुइस 16 बैक विद देम टू पेरिस? अब क्या होता है कि जो फ्रेंच वीमेन होती है वर्सेलीज जाती हैं और राजा को वापस लेके आती हैं लुइस 16 को, और ये हुआ था 5 अक्टूबर 1789 को। तो करेक्ट आंसर इज 5 अक्टूबर 1789। 13th क्वेश्चन में कह रहा है हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट। तो ये किसने बोला था, किसने इसकी तरफदारी की थी? मीन्स हम कह सकते हैं एडवोकेटेड मतलब यही कह सकते हैं। तो इट वॉज रोयस्यू। रोयस्यू ने ऐसा किया था। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14th, उसमें हमें क्या कह रहा है बच्चों? Which estate in France demanded that each member of estate would have one vote? ऐसा किसने किया था? थर्ड एस्टेट ने किया था। क्यों किया था ऐसा? बिकॉज जब असेंबली बुलाई जाती थी तो वहाँ 300 मेंबर्स होते थे हर एक एस्टेट के, लेकिन वोट होता था एक। ठीक है, तो फर्स्ट एस्टेट 300 मेंबर्स, सेकंड एस्टेट 300 मेंबर्स, थर्ड एस्टेट के होते थे 600 मेंबर्स। तो हर एक मेंबर के लिए अगर एक वोट होगा तो उनके पास 600 वोट होंगे, जबकि एस्टेट के हिसाब से उनका एक ही वोट बनना था। तो इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि जितने लोग होते हैं उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वोट होनी चाहिए, ना कि जो है स्टेट के अकॉर्डिंग। तो नाउ 15th क्वेश्चन में कह रहा है फ्रांस ऑन 21 सितंबर 1792 वॉज डिक्लेयर्ड एज। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया गया था? दैट वॉज रिपब्लिक की। अब भाई यहाँ जो है डेमोक्रेसी वाला काम चलेगा। रिपब्लिक मीन्स यू आर फ्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम होने को रिपब्लिक कहा जाता है। 16th इज योर होमवर्क। जिसको भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस वोटेड इन अप्रैल डैश टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। दिस इज योर होमवर्क। मिलते कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नए इंपॉर्टेंट जो डेली रिवीजन में आएंगे आपके क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।